ठीक है, तो कल हमने बेसिक देख लिया था जीडीपी का आपका। ठीक है, वो व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। ठीक है, जीडीपी का बेसिक देख लिया। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ लिया हमने। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि 3 जगह पे हम जीडीपी आपकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। ठीक है, ए पॉइंट पे करते तो एक्सपेंडिचर मेथड था, बी पे करते हैं प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, और सी पे करते हैं तो इनकम मेथड। ठीक है, फिर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और साथ में हमने उनको क्या रिम्यूनरेशन मिलते हैं वो देख लिया। फिर जीडीपी की डेफिनेशन देख ली, तीनों मेथड देख लिए क्या क्या होते हैं। फिर इन्वेंटरी देख लिया, व्हाट डू मीन बाय इन्वेंटरी, और इन्वेंटरी और चेंज इन इन्वेंटरी किस तरीके से फ्लो और स्टॉक वेरिएबल है वो देख लिया। फिर जीडीपी कैलकुलेशन में हमने सबसे पहले प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड देखा। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेके हमने देखा, आपका एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन देखा हमने, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट डेप्रिसिएशन होता है। उससे हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए, एक जीडीपी का और एक आपके एनडीपी का। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमको यहाँ से देखना है सेकंड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड देख लेते हैं। सेकंड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आपको मैं वापस से वहीं लेके चलूं आपके इस वाले डायग्राम पे, इस वाले डायग्राम, तो एक्सपेंडिचर मेथड आपका ये वाला है, जो ए पे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा हमारा वो एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, जो भी फर्म्स ने बनाया होगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की हमने मनी वैल्यू निकाल ली प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड से, वो तो हमारा प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड हम देख चुके हैं। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड हमारा क्या बोलता है कि जीडीपी आपका किसके बराबर है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द आई फर्म्स। ठीक है, आई फर्म्स, उसमें आई आपका 1 से लेके एन तक जा सकता है, कितनी भी फर्म्स हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है। जैसे मैंने आपको दो का एग्जांपल लेके समझाया था, फार्मर और बेकर का, ऐसे ही 1000 फर्म्स होती है, 10,000 हो सकती है। जब हम ए पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये स्पेंडिंग वाला पार्ट दिखा रहा है, और अगर आप इस एरो का डायरेक्शन देखो तो एरो जा रहा है हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ। इसका मतलब हाउस होल्ड ने फर्म्स का जो सामान खरीदा होगा उस पर कितना खर्चा किया होगा। तो आप सामान कौन कौन खरीद सकते हैं, मैं खरीद सकता हूँ प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, मैं खरीद सकता हूँ, आप खरीद सकते हो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए। जैसे आप सूप वगैरह लेते हो, ऑयल वगैरह लेते हो, ठीक है, घर का सामान लेते हो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, सी। या कोई दूसरी फर्म इसका सामान खरीद सकती है, इन्वेस्टमेंट बाय अनदर फर्म। ठीक है, जैसे कुछ भी बनाया है इसने, वो दूसरी फर्म को जरूरत है, उसने खरीदा। ठीक है, तो या तो मैं खरीद सकता हूँ या कोई दूसरी फर्म इसका सामान खरीद सकती है, या गवर्नमेंट इससे सामान खरीद सकती है, गवर्नमेंट भी खरीद सकती है। ठीक है, या फिर ये एक्सपोर्ट कर सकता है। यही 4 पॉसिबिलिटीज है, यही 4 लोग खरीद सकते हैं, मतलब यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो कोई प्राइवेट कंजम्पशन के लिए खरीदेगा जैसे कि मैं, या कोई दूसरी फर्म खरीदेगी, या फिर गवर्नमेंट खरीदेगी, या फिर ये एक्सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बिस्किट ही बनाता है, मैं अपने कंजम्पशन के लिए खरीद सकता हूँ, कोई दूसरी फर्म खरीद सकती है अपने जो गेस्ट आते हैं उनको खिलाने के लिए, गवर्नमेंट खरीद सकती है अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए कि भाई ऑफिस में आप आते हो तो आप बिस्किट खा सकते हो सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ,
या ये इस बिस्किट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 4 ही पॉसिबिलिटीज है, और तो कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो जो भी फर्म का सामान होगा, ठीक है, जो भी सामान होगा वो ये चारों में से कोई ना कोई खरीदेगा, मतलब इन चारों में से कहीं ना कहीं जाएगा। तो अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो वो मुझे फर्म के सामान की वैल्यू दे देगा, वही तो मेरा जीडीपी है। तो यहाँ पे मेरा जीडीपी क्या आएगा, सी कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, प्लस आई इन्वेस्टमेंट बाय अनदर फर्म, प्लस जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लस एक्स इज एक्सपोर्ट। यहाँ तक तो ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। होपफुली इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको जीडीपी में सिर्फ लेना है जो आपका विद इन कंट्री जो प्रोड्यूस हुआ है। विद इन कंट्री जो प्रोड्यूस हुआ है, आपको वो नहीं लेना जो बाहर से आया। जैसे मैंने कुछ भी इंपोर्ट किया वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं है, बाहर से कुछ भी इंपोर्ट किया तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। तो अब आपका क्या हो रहा है, इसको हटा रहा हूँ 1 मिनट में, ठीक है, क्लीन कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा ड्रॉइंग्स को क्लियर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्या हो रहा है आपका, मेरा जीडीपी, मैं कह रहा हूं कि जीडीपी मेरा होगा, मैंने बोला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारा सामान इंडिया में बन रहा है वही ले रहे हो, बाहर इस कंजम्पशन में, जैसे मान लो मैं हूं, मैं कोई चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, किसी भी चीज का कंजम्पशन है, आप यूज कर रहे हो, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, मान लो मैंने एक फोन है वो बाहर से मंगाया है, वो फोन मेरा इंपोर्टेड है, या मान लो मैंने कोई पर्स है या फिर किसी भी तरह की बेल्ट है या फिर कोई मेरे कपड़े हैं वो मैंने बाहर से इंपोर्ट किया, लेकिन वो तो मेरे जीडीपी में काउंट नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि जीडीपी में क्या काउंट होगा, जो आपकी कंट्री में बने। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट माइनस करने पड़ेंगे ना भाई, प्राइवेट कंजम्पशन में से जो मैंने इंपोर्ट वाला सामान यूज किया वो तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी मुझे जो मैंने, जो इन्वेस्टमेंट फर्म ने, जो फर्म इन्वेस्ट कर रही है उसने बाहर से कुछ मंगाया वो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ने अगर बाहर से कुछ इंपोर्ट किया होगा तो माइनस करना पड़ेगा, इंपोर्ट वाला तो माइनस करना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट ही है, उसमें तो कुछ माइनस करना है नहीं। तो मेरे पास क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, इन तीनों को आप ब्रैकेट में ले लो, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम। ये आपका टोटल क्या दिखा रहा है, टोटल इंपोर्ट दिखा रहा है ये। इस इंपोर्ट को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ इस पूरे को। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जीडीपी निकालने का दूसरा तरीका, यूजिंग योर एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये याद रखना, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर पेपर, ठीक है। ऑप्शन दिए होते थे कि जीडीपी का सही फॉर्मूला कौन सा है, तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और ये क्यों सही है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, डेरिवेशन मैंने आपको लिए कर दिया है। अब आपको समझ आई गया सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स क्या है, एम क्या है, और ये सी एम जो इम्पोर्ट से वो माइनस करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपना मेन स्लाइड पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बोला था ना सारा खेल इस डायग्राम का है, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको, सब समझ आ गया। अब तो कुछ है नहीं, बस उसमें सिंपली हमको देखना है। आ जाओ, ये सेकंड में
लैंड लेबर कैपिटल अलग आगे आएगा, वो अलग मेथड है, ठीक है, वो अलग मेथड, दैट इज डिफरेंट मेथड। अभी हम सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, एन ऑल्टरनेटिव वे to calculate the GDP is by looking at the demand side of the product. This method is referred to as expenditure method. ये आपके एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ लोगे सेकंड चैप्टर, तो ये सब आपको प्रिंटेड भी मिल जाएगा। वैसे तो हैंड रिटन आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप बोल देना, मैं आपको प्रिंटेड भी दे दूंगा। इन दिस मेथड we add the final expenditure that each firm makes, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं इसको, उस फर्म को रेवेन्यू कितना मिलेगा जिस फर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसको रेवेन्यू कौन सा मिलेगा, जो लोग उस पर खर्चा करेंगे। तो लोग क्या क्या खर्चा करेंगे, एक तो प्राइवेट कंजम्पशन, मैंने अभी आपको बताया, दूसरा इन्वेस्टमेंट बाय अदर फर्म, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट में एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म। ये चारों चीजें मैंने आपको बताई। तो सीआई प्लस आईआई प्लस जीआई प्लस एक्सआई, ये चारों चीजें हो गई। अब उसमें से आपको इंपोर्ट्स माइनस करने पड़ेंगे, सीएम आईएम जीएम। तो फाइनली फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, ऐसे याद रहता है सिक्स में ठीक है, सिक्स के नाम से याद रहेगा। तो इसमें सी क्या है आपका, अभी मैं आपको बता चुका, प्राइवेट कंजम्पशन। आई क्या है, मैं आपको बता चुका, इन्वेस्टमेंट बाय अदर फर्म, जो उसका सामान खरीदेगी, इन्वेस्ट करेगी। जी आपको मैं बता चुका, जो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। और एक्स में आपको बता चुका एक्सपोर्ट, और एम में आपको बता चुका क्या, इंपोर्ट्स जो टोटल है। तो जीडीपी आपका टोटल, जीडीपी क्या आ गया आपका, सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस आई प्लस एक्स माइनस, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो जीडीपी आपका फर्स्ट फॉर्मूले से क्या आया था, जीबी एआई, ये आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड से आपका क्या आ रहा है, ये फर्स्ट है। सेकंड से आपका जीडीपी क्या आ रहा है, टोटल रेवेन्यू जो रिसीव हुआ उसको, और वो किसके बराबर आ रहा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। सेकंड आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। अब थर्ड मेथड तो बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड मेथड में मैंने आपको क्या बोला था कि फर्म कितना ही पैसा कमाए वो चार लोगों में बटेगा। तो चार लोग कौन थे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। इसमें जो बटेगा वो रेंट कहलाएगा, इसमें जो बटेगा लेबर में वो वेजेस कहलाएगा, कैपिटल जो लगा रहा है वो इंटरेस्ट कहलाएगा, और जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट कहलाएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लो 100 रुपए का कोई चीज सामान बनता है, 25 इसको मिल गए, 25 इसको मिल गए, 25 इसको मिल गए, और 25 इसको मिल गए। क्या हो सकता है, इसको 10 मिले, इसको 20 मिले, टोटल 100 आएगा। तो जो उसका प्रोडक्ट की वैल्यू है जितने का वो बिकेगा, अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, इन चारों की इनकम, इन चारों को जो इनकम मिल रही है वो जीडीपी दे देगी। तो थर्ड मेथड के हिसाब से मैं देखूं तो जीडीपी मेरा क्या होना चाहिए, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई एन प्लस पी। यहाँ पे आई एन क्यों यूज किया, इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आई पहले यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय अदर फर्म, इसलिए आई यूज नहीं करेंगे, आई एन यूज करेंगे। तो इनका पूरों को क्या कर दो, फिर आप सबमिशन कर दो।
I equals to 1 to n, that will give you your GDP. थर्ड मेथड क्या है? इनकम मेथड. दैट इज वेरी इजी. इनकम मेथड में तो जो भी पैसा कमाया वो चारों में बटेगा, उसको जोड़ दो, यू विल गेट योर जीडीपी. यू विल गेट योर जीडीपी. ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, हटाते हैं. अब आपके पास जीडीपी क्या आ गया? जीवी ए आई इक्वल टू 1 टू n, जो किसके बराबर है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एल. और वो किसके बराबर है? आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई एन प्लस. तीनों मेथड से निकाल लो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, तीनों बराबर है. ये आपका इनकम मेथड है. ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है. और ये आपका प्रोडक्ट और वैल्यू मेथड. तो जब भी आपको जीडीपी का कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला डायग्राम बनाइए. ये वाला डायग्राम बनाइए. यहाँ पे कैलकुलेट करिए इन पॉइंट्स पे. ठीक है, डायरेक्टली दिखाना है कि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से ये वैल्यू आती है. आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना है. आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर नहीं लिख रहे हो, डेरिवेशन नहीं पूछा है उसने. यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लिख देना है और यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लिख देना है. ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल है जीडीपी कैलकुलेशन, और उसका जीडीपी क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है. हटा दे रहे हैं इसको. ये देखिए थर्ड मेथड, ये रहा आपका. थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ है, लेकिन वही है जो मैंने बताया. थर्ड मेथड इज इनकम मेथड. ये भी एनसीईआरटी से. Another method of calculating GDP is income method. The sum of the final expenditure in the economy must be equal to the income earned by all factors of production taken together. So GDP is equal to, ये W है आपका वेजेस, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका रेंट. तो वही लिखा है जीडीपी इज इक्वल टू आर आई प्लस डब्ल्यू आई प्लस आई एन आई प्लस पी आई. ये जब एक के लिए लिखते हैं तो आर लिखते हैं, जब आई के लिए लिखेंगे तो आई इक्वल टू 1 टू n, सबके आगे लगा दो आई इक्वल टू 1 टू n, आई इक्वल टू 1 टू. ठीक है, इस तरीके से हम तीनों को कैलकुलेट करते हैं. हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है भाई, उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा सारा. ठीक है, इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो दीज आर थ्री मेथड्स. ठीक है, एक बार एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ना जाके, मैक्रो का. अब आपको समझ आएगा. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में सेकंड चैप्टर से. ठीक है, मैक्रो. तो ये आपके तीनों डेरिवेशन ये एनसीईआरटी से उठाए हुए, आप जाके पढ़ सकते हो. कोई ऐसा नहीं कोई अलग से पीएचडी की कोई बुक उठा के मैंने लिखा है, नहीं. जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहीं से आपका मटेरियल उठाया गया है. ठीक है, जो नोट डाउन किए गई चीजें हैं, जो मतलब पीपीटीज में, वो मेरी अपनी वर्ड्स हैं. मतलब 99% मेरे वर्ड्स हैं, 1-2% इधर उधर से उठाया हुआ. बाकी जीडीपी में ये जो है ज्यादातर एनसीईआरटी से उठाया हुआ. तो जीडीपी फिर फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये जो अभी बताया, जीडीपी इज इक्वल टू
GVAI प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड विच इज इक्वल टू 6 मंथ। आप इस तरह से लिखोगे तो याद रहे। ये आता है क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है, पुराना पेपर उठा के देखोगे तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, ये इनकम है। तो अब आपसे पेपर में यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी यूजिंग प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड इज, ये तीनों ऑप्शन में देगा और एक कोई और दे देगा तो आंसर ये होगा। फॉर्मूला यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है, फॉर्मूला यूजिंग इनकम मेथड ये होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इज। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। एक तो कि प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड से कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये या ये, और दूसरा आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत बार रिपीट हुआ है, सीडीएस वगैरह में तो बहुत ही बार, ये फेवरेट है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसी तरह के ऑप्शन देता है। यहाँ पे एम हटा देगा, सिर्फ एक्स रखेगा, एक में एम रख देगा, एक में प्लस एम रख देगा, एक में माइनस एम रख देगा। तो ये आपको ध्यान रखना। चले आगे, सम मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, ठीक है, सम मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। अब देखो, जीडीपी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जीडीपी हमें ये नहीं बताता, मैंने आपको पहले बोला था कि इंडियंस बाहर से कितना कमा के लाए और फॉरेनर्स हमारी कंट्री से कितना कमा के लेते हैं। इसका मतलब क्या, फॉरेनर्स ने यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री लगा रखी है, वो यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हमने बाहर लगा रखा है। तो ये आपको बताता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो दोनों में फर्क है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन कंट्री कितना प्रोड्यूस हुआ, विद इन कंट्री कितना प्रोड्यूस हुआ, वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक बताता है। देखो डोमेस्टिक वर्ड है यहाँ पे, डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री। ग्रॉस नेशनल ये बताता है कि हमारे नेशन ने कितना प्रोड्यूस किया। यहाँ नेशन है, मतलब यहाँ पे हम वो वाला निकाल देते हैं जो फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया, या वो वाला ऐड कर देते हैं जो हमारे नेशनल्स ने बाहर प्रोड्यूस किया है। तो जीएनपी क्या होगा आपका, जीडीपी प्लस एनएफआईए, ये फॉर्मूला है। एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा आपका, इंडियंस बाहर से कितना कमा के लाए, मतलब बाहर जितने भी हमारे इंडियंस हैं उन्होंने जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी उससे उन्होंने कितना कमाया, माइनस फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ से कितना कमाया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एनएफआईए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा जीडीपी 100, जीडीपी 100। अब आपको पता है इंडियंस ने बाहर फैक्ट्री कम लगा रखी है, फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ ज्यादा लगा रखी है। तो मान लो इंडियंस बाहर से 10 रुपए कमा के लाते हैं और फॉरेनर्स इंडिया से 20 रुपए कमा के ले जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एनएफआईए क्या आ गया, -10। ये ज्यादा कमा रहे तो -10 आ गया, तो यहाँ पे प्लस एनएफआईए लिखना है, लेकिन वो तो -10 आया तो 100 -10, तो मेरा जीएनपी कितना आ गया, 90।
यार ये मुझे ये दिखा रहा है कि मेरा जीडीपी तो 100 दिख रहा है लेकिन मेरा जीएनपी 90 है, इसका मतलब फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा लगा रहे हैं और यहाँ से ज्यादा कमा के लेके जा रहे हैं। तो इंडिया के केस में जीएनपी आपका जीडीपी से कम है। इंडिया के केस में, इंडिया के केस में आपका जो जीएनपी है इज लेस देन जीडीपी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में बाहर वाले यहाँ ज्यादा फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, तो जीएनपी आपको थोड़ा बेटर पिक्चर दे रहा है इकोनॉमी का। अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से ज्यादा बेटर पिक्चर कौन देता है, जीएनपी। क्योंकि ये हमें बता रहा है कि भाई असलियत में हमारे नेशन ने कितना प्रोड्यूस किया, मतलब हमारे नेशनल्स ने, डोमेस्टिक नहीं देखना है। इंडिया में या बाहर इंडियन जितने हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपका जीएनपी बता रहा है। जीडीपी तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक बता रहा है विद इन कंट्री। अब हो सकता है विद इन कंट्री आपका 50% प्रोडक्शन हमारे यहाँ के लोग कर रहे हो, 50% फॉरेनर्स कर रहे हो, तो इससे क्या रियल पिक्चर पता चलेगी? नहीं, ये तो अपना पैसा ले जाएंगे ना सारा। ग्रॉस नेशनल बताता है कि आपकी कंट्री के लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया। तो हमारे केस में जीएनपी कम है जीडीपी से, हो गई ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर वालों ज्यादा फैक्ट्री लगाई हुई है, हम बाहर से कम कमा के लाते हैं, बाहर वाले यहाँ से ज्यादा कमा के ले जाते हैं। तो ये जो एनएफआई है ये नेगेटिव है हमारे केस में। तो नेगेटिव है तो जीडीपी से माइनस होगा, तो माइनस होगा तो हमारा जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के केस में ऐसा होगा, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के केस में ऐसा होगा। कोई कंट्री हो मान लो एक्स, उसका जीडीपी 100 है, लेकिन हो सकता है उसका जीएनपी आपका जीडीपी प्लस, वहां पे उस कंट्री जो बाहर, जैसे मान लो यूएस है, यूएस में बाहर ज्यादा फैक्ट्री लगा रखी है, उसके वहां पे कम है, तो बाहर से ज्यादा पैसा कमा के ला रहा है तो उसके यहाँ पे प्लस हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। इंडिया के केस में ये करेक्ट है, इंडिया के केस में ये करेक्ट है, लेकिन सबके लिए करेक्ट नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए। एब्सोल्युटली आप नहीं बोल सकते कि जीएनपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी। इन केस ऑफ इंडिया दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, इट होल्ड्स फॉर इंडिया, ठीक है। नहीं नहीं, हमेशा नहीं बोल सकते ना उमर, हमेशा नहीं बोल सकते। हो सकता है थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि हमारा जीएन हम बाहर ज्यादा इंडस्ट्री लगाएं, बाहर वाले हमारे यहाँ कम लगाएं, तो हमारा जीएनपी ज्यादा हो जाए जीडीपी से। आप ये नहीं कह सकते ना एब्सोल्यूट, तो अभी के लिए हम प्रेजेंट के लिए इंडिया के लिए बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली तो आप इंडिया के लिए भी नहीं बोल सकते कि हमेशा रहेगा। हमेशा कैसे बोल सकते हो? कल का ना आपको पता है ना मुझे पता है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते ना हम। अभी के लिए एट प्रेजेंट की बात कर रहे हो। जब तक आप पेपर लिखोगे, आपका यूपीएससी लिखोगे या कोई भी पेपर लिखोगे, तब तक ये होल्ड करेगा, तब तक टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे जाके मान लो मेक इन इंडिया बहुत प्रमोट हो गया, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, सब कुछ हम ही बनाने लग गए चाइना की तरह, तो हो सकता है हमारा जीएनपी जीडीपी से ज्यादा हो, हम यहाँ पे भी प्रोड्यूस करें, बाहर से बहुत कमा के लाए। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला कंसेप्ट है, लेकिन डोंट मिक्स द कंसेप्ट टुगेदर। वो ठीक बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमने देखा था कि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट काफी कम है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि एफडीआई बाहर वाले यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम बाहर कम इन्वेस्ट करते हैं। वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन उसको इससे मिक्स नहीं करो, ठीक है, उसको अलग रहने दो, इसको अलग रहने दो। अगर रिलेट करके पूछना हो तो यस, ये एक रीजन है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो वही तो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, ज्यादा लोग फैक्ट्री लगाते हैं, ज्यादा लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम बाहर से कम कमा के लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएनपी। तो जीएनपी देख लेते हैं।
GNP is equals to GDP plus factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world। मतलब इसका मतलब है इंडियन जो बाहर से कमा के ला रहे हैं। इतनी बड़ी लाइन लिखने का मतलब है जो इंडियंस बाहर से कमा रहे हैं माइनस फैक्टर इनकम earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic economy। मतलब फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये आपका जीडीपी प्लस इसको हमने टर्म दिया एनएफआई। और एनएफआई ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है। ये आपका जीएनपी हो गया, ठीक है। अब आपका दूसरी चीज आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। तो अभी आपको पता हो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था। जीडीपी, एनडीपी और डेप्रिसिएशन, अगर आपको याद हो तो क्या फॉर्मूला था? एनीवन? जीडीपी, एनडीपी और डेप्रिसिएशन। एनीवन? हाँ, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी माइनस डी था या एनडीपी प्लस डी था? शकुल, हाँ ठीक। अब आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, फिर इजी है मेरे लिए चीजें। सो जो हमें एनडीपी निकालना था वो क्या आया था? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, यही था। ये फॉर्मूला था। अभी एनडीपी अगर मुझे एनएनपी निकालना हो, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो तो जीडीपी की जगह क्या आ जाएगा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यही तो होगा। चेंज हो गया ना, डोमेस्टिक की जगह नेशनल हो गया। दूसरी बात यह है कि हम जीडीपी क्यों लेते हैं, जीएनपी क्यों नहीं लेते? ठीक है, हम जीएनपी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यह भी तो देखना है ना कि हमारे यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। हम जीएनपी भी निकालते हैं। अगर सिर्फ जीएनपी निकालेंगे तो हमको टोटल प्रोडक्शन का पता ही नहीं चलेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जीएनपी भी हम निकालते हैं और जीएनपी बेटर वो है, लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं कि इकोनॉमी ने कितना प्रोड्यूस किया, इसलिए हम जीडीपी। हो सकता है कल को हम कोई दूसरी चीज लेके आ जाए, जीडीपी अगर बेटर नहीं है, जैसे भूटान है, भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का यूज करता है, हो सकता है हम कल को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लेके आ जाए। तो एट प्रेजेंट हम जीडीपी यूज करते हैं क्योंकि पहले से जीडीपी यूज करते आ रहे हैं, आगे जाके चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जीडीपी लेते, ठीक है। अभी कन्वेंशन है जीडीपी लेते हैं, जीएनपी भी हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन हम सारी चीजों की करते हैं, ठीक है। लेकिन जीडीपी आपको पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का दिखाता है, आपको पूरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन दिखाता है, इसलिए सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर बाकी सबको कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है आज आगे के डेट में सीएसओ जाके चेंज कर दे, जीडीपी की जगह कुछ नई चीज ले आए। ज्यादातर क्या है, सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज भी यही फॉलो करती है जीडीपी, इसलिए आप भी वही फॉलो करते हैं, कन्वेंशन वही, ठीक है। ठीक है, तो ये जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, समझो इस बात को, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये जो एनएनपी है, ये सारी चीजें जो अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये सारी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना।
सारी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस पे कैलकुलेट कर देते हैं? मार्केट प्राइस पे। दो चीजें होती है, एक मार्केट प्राइस होती है, एक फैक्टर कॉस्ट होती है। एक मार्केट प्राइस होती है, एक फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो। जैसे मान लो कोई चीज मैंने 100 रुपए की प्रोड्यूस करी, ये मेरी फैक्टर कॉस्ट है, ये मेरी फैक्टर कॉस्ट है। और यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस कितनी आएगी। ठीक है, अब मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अब उस पर टैक्स लगेगा। तो मान लो इस पे गवर्नमेंट ने 20 रुपए का या 10 रुपए का टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स ही लगेगा। डायरेक्ट तो आपके इनकम पे लगता है, 10 रुपए का टैक्स लगा। अब गवर्नमेंट हो सकता है कि आपको कुछ सब्सिडी भी दे, कि भाई ये इसने प्रोड्यूस किया है, इसको प्रमोट करना है। तो मान लो गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, तो सब्सिडी तो आपकी जेब में जा रही है, तो वो तो कम हो जाएगा। मान लो 5 रुपए की आपको सब्सिडी दी, सब्सिडी वाला पैसा तो माइनस ही करोगे ना, वो थोड़ी ना ऐड करोगे, टैक्स वाला ऐड होगा। तो जब भी कोई फैक्टर कॉस्ट वाली प्राइस है, ध्यान रखना इसको, कंसेप्ट को। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट वाली में अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूं और सब्सिडीज माइनस कर दूं, अब उसके बाद ये आपको मार्केट में मिलेगी। ठीक है, तो ये मार्केट में आपको कितने मिलेगी? 105 की। तो जो ये 105 है वो है मार्केट प्राइस। जैसे आपका फॉर फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर गवर्नमेंट को पड़ता है, मान लो गवर्नमेंट को बहुत महंगा पड़ता है, गवर्नमेंट को पड़ता है मान लो 1600 रुपए का, 1600, मतलब बनाने में 1600 लगे उसको। उस पे गवर्नमेंट के टैक्स है मान लो 200 रुपए, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी लगे। गवर्नमेंट उस पर आपको सब्सिडी दे रही है 800 की, मतलब उस कंपनी को दे रही है सब्सिडी ताकि आपको सस्ता पड़े। तो अभी आपको मार्केट में कितने का पड़ेगा? 1000। तो अब आपको क्या समझ आया कि अगर फैक्टर कॉस्ट से मेरे को मार्केट प्राइस पे जाना है तो दो चीजें पिक्चर में आएंगी, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा सब्सिडीज। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हटाते हैं, वापस देखते हैं, इसको क्लियर कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर कॉस्ट जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे, सब्सिडीज माइनस होंगी, तब जाके मुझे मार्केट प्राइस मिलेगा। अब अगर इसका उल्टा हो, मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो, तो इसको इधर ले जाओ। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो यहाँ पे प्लस हो रहे थे, तो यहाँ के इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इसमें माइनस हो गए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और सब्सिडी यहाँ माइनस हो रही थी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना चाहिए, कैसे जाते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? अब हम चलते हैं, अब सिंपल है हमारे लिए सारी कैलकुलेशन, बस ये याद रखना, पूरे अब कैलकुलेशंस में यही चीज यूज होगी। ठीक है, तो एनएनपी क्या हो गया आपका? ये वाला फॉर्मूला देखो, एनएनपी क्या हो गया? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो,
it is to be noted that all these variables are evaluated at market price, and market price includes indirect taxes which are accrued to the government. Similarly, there may be subsidies granted by the government on the prices of some commodities. So to reach at the factor cost, indirect taxes must be subtracted and subsidies should be added to the market price. अभी आपको समझा है ना, अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर पे जाना है तो मार्केट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करने पड़ेंगे और सब्सिडीज ऐड करनी पड़ेगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये आपने क्या किया, आपने निकाला, अभी तक हमने निकाला एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनपी मार्केट प्राइस पे एनएनपी क्या आ रहा था, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मेरे को एनएनपी एट मार्केट प्राइस से जाना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो फैक्टर पे जाने के लिए अभी बताया इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से माइनस करोगे और सब्सिडीज को प्लस करोगे। ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, इसको हम और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस ब्रैकेट लो इनडायरेक्ट टैक्सेस और ब्रैकेट में सब्सिडी माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जब माइनस खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ तक ठीक है, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए ड्राइव कर रहा हूँ। एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस, इस पूरे को एनसीईआरटी ने, या आप बोल सकते हो एनसीईआरटी ने बोला नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस पूरे को इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को एक टर्म दे दी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो किसके बराबर है, एनएनपी एट फैक्टर। अब ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ये वाली टर्म एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखना ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कहते हैं नेशनल इनकम। तो यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है नेशनल इनकम इज, और ऑप्शंस में होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। सो आंसर विल बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और बहुत सी बुक्स में इसको नेशनल इनकम बोला गया है, जो कि गलत है। नेशनल इनकम क्या होगी आपकी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है आपकी, नेशनल इनकम। ठीक है, डेरिवेशन समझ आ गया, हटा देते हैं इसको, चलते हैं आगे। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा, कैसे ड्राइव किया हुआ है उसने, लेकिन इतना समझाया नहीं, मैं आपको समझा, इसको हटा दे रहे हैं। वापस से चलते हैं अपनी स्लाइड पे, ये देखो, अगर आप देखोगे ये वाला क्लियर, ये देखो, the measure that we obtained by doing so
इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। तो फैक्टर कॉस्ट पे कैसे मिलेगा आपको? फैक्टर कॉस्ट वाले नेशनल इनकम कहलाता है, वो किसके बराबर है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को ब्रैकेट में ले लिया, तो उसको क्या बोला? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अभी जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया वो यहाँ पे इसने वर्ड्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? वहां पे ड्राइव नहीं किया है उसने इस तरीके से जैसे मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट हो यू कैन आस्क। आगे चलते हैं। एनएनपी आ गया। अब एनएनपी आ गया तो अब उसके बाद आपका नेशनल इनकम भी आ गया, ठीक है? देखो कैसे चल रहा है हमारा। सबसे पहले आपका जीएनपी आया, जीडीपी प्लस एमएफआई है। जीएनपी से आपका एनएनपी आया एट मार्केट प्राइस, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये मार्केट प्राइस आया, तो इस मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने माइनस किए, सब्सिडीज प्लस करी, तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। इस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हमने बोला नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आ गई। अब पर्सनल इनकम निकालनी है भाई। एनसीईआरटी में दिया है फॉर्मूला, तो वो भी हम पाना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है? जीएनपी का क्या फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे किस तरीके जाते हैं। अब देखते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है? ये देखो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला आज तक तो पूछा गया नहीं है किसी पेपर में, लेकिन आपको आना चाहिए। अब पर्सनल इनकम क्या है? जो टोटल नेशनल इनकम है, जैसे मान लो मैं हूं, जैसे मान लो टोटल नेशनल इनकम 100, आप उस 100 में से मान लो अंबानी है, अंबानी मालिक है कंपनी का, उसकी कंपनी ने 100 प्रोड्यूस किया, तो क्या उसकी पर्सनल इनकम 100 होगी? नहीं, वो लोगों को भी तो देगा, तो उसकी पर्सनल इनकम क्या होगी? कुछ अलग होगी 100 से। तो पर्सनल इनकम कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला देखो, समझाता भी हूँ साथ में। पर्सनल इनकम जो नेशनल इनकम है, टोटल टोटल तो नेशनल इनकम है, ठीक है? उसमें से पूरी नेशनल इनकम जो भी है वो मुझे तो नहीं मिलेगी, उसमें से क्या माइनस कर दो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है? कुछ प्रॉफिट्स मेरे को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ नहीं होंगे। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी मुझे दी, वो मेरे को मिली, कुछ नहीं दी, वो मेरे को नहीं मिली। तो गौर, और मान लो मैंने कहीं पे डिविडेंड, कहीं पे मैंने शेयर्स ले रखे हैं, तो वहां का पार्ट मुझे मिल जाएगा। कहीं नहीं ले रखे तो नहीं मिलेगा। मैं जॉब करता हूँ, वहां से मुझे कुछ सैलरी मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं करता तो नहीं मिलेगी। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में वो सारे प्रॉफिट्स आ गए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। फिर क्या है? आपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा किसी भी तरह के लोन वगैरह का, वो भी आपकी इनकम नहीं है, वो तो जेब से चला गया पैसा, ठीक है? पर्सनल इनकम में आपने किसी भी तरह का लोन वगैरह लिया होगा या किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हो, कोई भी हाउस होल्ड, वो भी आपकी इनकम नहीं है, वो तो चला गया जेब से। फिर आप अगर कंपनी हो तो कॉर्पोरेट टैक्स देते हो, वो भी आपकी जेब में नहीं आया, वो भी चला गया। लेकिन कुछ चीज ऐसी होगी जो आपको मिलेगी, जैसे गवर्नमेंट कुछ ट्रांसफर कराए आपके अकाउंट में। मैंने अभी बोला ना, गवर्नमेंट आपको कुछ दे, कुछ भी सब्सिडीज वगैरह या कुछ भी किसी तरीके का पैसा आपको दे, ठीक है? या टैक्स में आपको रिबेट दे, वो तो आपकी जेब में जाएगा। तो पर्सनल इनकम में से अगर मैं अनडिस्ट्रीब्यूट, ये आपके एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना? और जगह तो शायद आपको मिलेगा भी नहीं। पर्सनल इनकम में से अगर मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स निकाल दूं जो मुझे नहीं मिले, ठीक है? जैसे मान लो 100 रुपए नेशनल इनकम थी, 100 में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो मुझे नहीं मिले मान लो 40 थे। फिर मेरा इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया 10 रुपए, ठीक है?
फिर कॉर्पोरेट टैक्स में चला गया मेरा, मान लो 35 मेरा कॉर्पोरेट टैक्स में चला गया, और गवर्नमेंट ने मेरे को 1 रुपए सब्सिडी में या किसी ग्रांट के फॉर्म में दिया। तो अब आप कैलकुलेट कर लो, 100 में से ये 85 गए, ठीक है, 15 और 1 16 रुपीज आपके पास बचे, वो आपकी पर्सनल इनकम। समझ गए आप बात को? तो ये हर किसी के लिए, अब आपके लिए अप्लाई होगा तो आपको नेशनल इनकम में से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कमाते, कहीं आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। हो सकता है गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडीज दे, वो आपके में मिल जाएगा। जैसे आपके में नेशनल इनकम है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो मान लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ही 90 हो गए, तो आपका जो ओवरऑल पर्सनल इनकम आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये सब चीजें आपके केस में क्या है, ये सब इसको नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगी, तो 0 आ जाएगी, क्योंकि आपको कुछ ही नहीं मिल रहा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 100 - 100 इज 0। अब मेरे केस में नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी या कुछ भी, तो वो कम हो जाएगा। तो पर्सनल इनकम आपकी किस तरीके से निकलती है, नेशनल इनकम में से जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए प्रॉफिट उनको माइनस कर दो, माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट आपने दिए उनको माइनस कर दो, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर दो, और जो आपको ग्रांट दे रही गवर्नमेंट उसको प्लस कर दो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आज तक नहीं पूछा गया, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी। तो पर्सनल इनकम, ये तो आपकी पर्सनल इनकम हो गई। अब क्या ये पर्सनल इनकम, जैसे मान लो मेरे पास बच्चे, जैसे मान लो अभी मैं सब कुछ सैलरी वैली ला के, मान लो मेरे पास, मान लो मेरी 1.5 लाख है, उसमें से टैक्स वैक्स कट उठा के मान लो मुझे 1 लाख, सब कुछ कट उठा, क्या ये 1 लाख में पूरा खर्चा करता हूँ? क्या ये कर सकता हूँ? क्या ये लाख पूरा मेरा, ये पर्सनल इनकम में और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में फर्क होता है? पर्सनल इनकम तो मेरी आ गई 1 लाख, लेकिन क्या मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी 1 लाख है? क्या मैं 1 लाख का पूरा खर्चा करता हूँ? वो मेरा पूरा खर्चा नहीं। इस 1 लाख में से मैं जो भी सामान खरीदता हूँ उस पर टैक्स भी तो देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो मेरा पैसा फालतू जा रहा है। और कहीं पे मेरा पेनल्टी लग गई, ट्रैफिक रूल्स मैंने वॉयलेट कर दिया, या मेरे को पासपोर्ट बनवाना है, या मेरे को यूपीएससी का फॉर्म भरना है, या मेरे को कोई पीएससी का फॉर्म भरना है, उसके लिए मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा। तो वो क्या आप कुछ खरीद पा रहे हो उससे? नहीं। वो कुछ कंज्यूम कर पा रहे हो? नहीं। तो अब हम निकालेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम तो आ गई, अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला भी देख लो। However, even personal income is not the income over which the household have complete say. They have to pay taxes from personal income. If we deduct the personal tax payments, income tax for example, and non-tax payments such as fines, we obtain what is known as the personal disposable income. तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपकी क्या आ गई? पर्सनल इनकम, उसमें से पर्सनल टैक्स पेमेंट्स निकाल दो आप, इनकम टैक्स वगैरह में जो आपके लगते हैं, और उसमें से नॉन टैक्स पेमेंट्स निकाल दो, जो अभी मैंने फाइन वगैरह बताए। इसके बाद जो आपके पास बचेगी वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी एक चीज, 1.5 लाख ये मेरी पर्सनल इनकम है, ये थी पर्सनल इनकम, 1 लाख नहीं, ये मेरी पर्सनल इनकम थी। अब इसमें से टैक्स वगैरह निकाल दो आप, जो भी कटौती वटौती होने के बाद जो मेरे को पैसा मिलता है, ठीक है। मान लो इसके बाद 1.5 लाख में से मेरा टैक्स कट गया 25,000, मेरे पास 1.25 लाख बचा, उसमें से कुछ मैंने फाइन्स दे दिए, ट्रैफिक वायलेट किया, तो ये सब चीजें, तो वो सब निकाल निकूल के जो पैसा आप अपने पे खर्च नहीं कर पा रहे हो, टैक्स वाला पैसा तो आपका गया ना, वो तो आप पे खर्च नहीं कर पा रहे हो। साथ में आपने जो फाइन्स दिए वो भी कोई पैसा, उससे आपने कुछ खरीदा तो नहीं। अगर आपने फॉर्म भी भरा तो फॉर्म भरने में पैसा तो आपका गया, इसका कोई पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो बात की बात। फॉर्म भरा तो सिर्फ एक फॉर्म भरने का आपका पैसा गया, या आपने फाइन्स दिए, पेनल्टीज आप पे लगी, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी है, वो सारा पैसा आपका आपने कंज्यूम नहीं किया, वो आपके कंजम्पशन पैटर्न में यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, जब पर्सनल इनकम से आप टैक्स आपका निकाल दो, पर्सनल टैक्स पेमेंट्स जो आपके पर्सनल टैक्स पेमेंट्स है, और उसमें से माइनस पेनल्टीज, नॉन टैक्स पेमेंट्स की फॉर्म।
तो ये फॉर्मूला याद रखना। Personal disposable income is the part of the aggregate income which belongs to the households. They may decide to consume a part of it and save the rest. ये आपका अपना है, इसको आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो ये अब आपके फॉर्मूले आपको याद रखने, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम। देखो ड्राइव सब नेशनल इनकम से हो रहे हैं, और नेशनल इनकम किससे ड्राइव हुआ है? एनएनपी से, और एनएनपी किससे ड्राइव हुआ है? जीएनपी से, और जीएनपी किससे ड्राइव हुआ है? जीडीपी से, और जीडीपी किससे ड्राइव हुआ है? 3 मेथड से। एवरीथिंग इज रिलेटेड, ठीक है। इसलिए जीडीपी आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कैलकुलेशंस आते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है। एक तो मुंबई में बारिश इतनी हो रही है कि अभी देखिए आप 8:35 आई थिंक 8:35 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है बाहर जैसे कि रात के 8 बजे, ठीक है, और वहां आपके वहां बारिश हो नहीं रही होगी। दैट इज द प्रॉब्लम, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। इतना अच्छा हो अगर आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवनली नहीं हो तो इतना अनइवन भी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, ये आपका डायग्राम, ये बहुत काम का डायग्राम, ये एनसीईआरटी से ही मिला है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीज है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखो अगर आप देखोगे तो आपको अभी मैंने बताया था जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। अभी हमने देखा था जीएनपी होता है जीडीपी प्लस एनएफआई। ये फॉर्मूला देखा था अभी आपको, यहाँ पे देखो, ये जीएनपी शुरू होगी बात। ये जीएनपी और जीडीपी में रिलेशन किसके थ्रू कनेक्टेड है? दोनों एनएफआईए के थ्रू, ठीक है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी किसके थ्रू कनेक्टेड है? डेप्रिसिएशन के थ्रू। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू। पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम किसके थ्रू कनेक्टेड है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट टैक्स और ट्रांसफर टू द हाउस होल्ड, तभी फॉर्मूला देखा। और पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके थ्रू कनेक्टेड है? पर्सनल टैक्स पेमेंट्स और नॉन टैक्स पेमेंट्स, ठीक है। इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हो कि सारे के सारे किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताया मैंने कि किस तरीके से ये टेबल दी हुई है, ठीक है। अब हमने जो ड्राइव कर लिए सारे के सारे आपको याद है, तो ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप याद कर भी नहीं पाओगे, इस तरह से क्या मतलब है इसको याद करने का, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेफरेंस देखो, ये टेबल फिगर 2.3, यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी दी हुई है। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डी डेप्रिसिएशन, ID इनडायरेक्ट टैक्सेस, SUB सब्सिडीज, UP अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, NIH नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउसहोल्ड्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ट्रांसफर रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स, पर्सनल टैक्स पेमेंट्स, नॉन टैक्स पेमेंट्स, ठीक है। तो आप इस टेबल से भी सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस टेबल। आगे
अब एक और फॉर्मूला है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। जैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक हमने नेशनल इनकम निकाला था, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको पढ़ा देते, नहीं तो आप बोलोगे सर नहीं ये चीज छोड़ दो। नेशनल इनकम निकाला हमने, तो नेशनल इनकम है तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी होनी चाहिए। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज ऑफ एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो अभी तक हमने निकाले इन इंडिया, a few other aggregate income categories are also used in national income accounting। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो यहाँ पे मार्केट प्राइसेस आ गया, फैक्टर कॉस्ट नहीं है, ये याद रखना। जबकि नेशनल इनकम क्या होती थी आपकी? फैक्टर कॉस्ट पे होती थी, प्लस अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से जो करंट ट्रांसफर आए, आपको याद हो तो हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट देखा था, उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जो पैसा आया करंट अकाउंट में हमने देखा था ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स, वो भी तो हमारा ही पैसा है ना। तो क्या है, आपकी नेशनल इनकम निकली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उससे जाओ आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे, और उसमें जो करंट ट्रांसफर्स हैं, करंट ट्रांसफर्स मैंने आपको समझाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स, ठीक है, देखा था हमने, ठीक है। विजिबल इनविजिबल पार्ट में सर्विसेज इनकम ट्रांसफर, जो वो ट्रांसफर वाला पार्ट था, याद हो तो आपको, जो ये आपका करंट में विजिबल और इनविजिबल, ठीक है, विजिबल और इनविजिबल सर्विसेज इनकम ट्रांसफर, इस ट्रांसफर में गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट्स, ये जो थे गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ठीक है, ग्रांट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेस, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ट्रांसफर्स, जो ये वाला पार्ट है ट्रांसफर्स, इसको करंट ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये पैसा आया, ये भी तो हमारा है ना, ये भी तो हमारी कंट्री यूज करेगी, तो ये भी आपके किसमें यूज होगा? नेट आपके डिस्पोजेबल इनकम में आएगा, इसको आप यूज करोगे ना, तो ये वाला भी इंक्लूड होगा ना, या तो आपकी कंट्री में रहा है। लेकिन ये अभी तक हम क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे थे? जीडीपी में तो कर नहीं रहे थे क्योंकि बाहर का पैसा है, लेकिन डिस्पोजेबल में तो आएगा, बाहर वाले कमा के जो भेजेंगे यहाँ पे, या हमें डोनेशन में जो मिला वो पैसा तो हम यूज करेंगे ही ना। तो जो आपकी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आएगी, उसमें याद रखना कि मार्केट प्राइस पे है एनएनपी, और उसमें करंट ट्रांसफर ऐड हो रहे हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है। The idea behind national disposable income is that it gives an idea of what is the maximum amounts of goods and services the domestic economy has at its disposal। कितना पैसा वो यूज कर सकती है। Current transfer from the rest of the world include items such as gift, aids, etc। ये मैं बता चुका हूँ आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट। लास्ट फॉर्मूला इज प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, तो प्राइवेट इनकम आप याद करो ना करो, कोई नहीं पूछेगा, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन फॉर्मूला देख लेना घर पे एक बार, ठीक है। वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको मन है कि मैं तो पढ़ूंगा या पढ़ूंगा, तो यू कैन रीड इट, पढ़ लेना। स्लाइड मैंने भेज दी है, शायद नहीं भेजी तो आज भेज दो, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपके काम का है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो लिख दिया, फॉर्मूला देख लेना घर जाके एक बार, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। बाकी पेपर में नहीं पूछेगा इसको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नहीं आएगा। जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। देखो, इसी को यूज करके हम रियल और नॉमिनल जीडीपी में रिलेशन निकालते हैं। लगता है आज ये वाला टॉपिक हो पाएगा। अच्छा, कल आपकी शायद एक्स्ट्रा क्लास होगी, परसों भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। कल शायद मैं जीडीपी में तो आप हार्डली आधे घंटे का और बचा है, अभी जीडीपी डिफ्लेटर के बाद आधे घंटे का बचेगा। कल शायद जीडीपी कंप्लीट कर दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा कल, और परसों में शायद इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर दूंगा।
या फिर अगर इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ाऊंगा, देखूंगा बच्चों के हिसाब से, तो फिर मैं मेंस वाले टॉपिक तक, मूड तो मेरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने का, बाकी देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ये फॉर्मूला याद रखना है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है आपका? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आपके इसमें नोट्स में एग्जांपल है। तो मान लेते हैं हमारा अभी बेस ईयर क्या है जीडीपी के लिए, 2011-2012, और मान लो अभी चल रहा है 2020। यहाँ पे मान लो मैंने तीन कोई मार्कर बनाए, 3 मार्कर। ठीक है, हर मार्कर है आपका 10 रुपए या 100 का मान लेते हैं, 100 रुपीज का ईच मार्कर। तो टोटल मेरे पास 3 मार्कर कितने हो गए? 300। ये मेरा जीडीपी उस समय 2011-12 में, जब बेस ईयर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2 मार्कर। और यहाँ पे मेरा मार्कर है, इन्फ्लेशन हो गया अब तक, तो मान लेते हैं 150 का एक है। तो अब मेरा 2 मार्कर टोटल कितने के हो गए? तो यहाँ पे मेरा जीडीपी कितना है? 300। ठीक है, यहाँ पे भी जीडीपी 300 था, यहाँ पे भी जीडीपी 300 है। लेकिन अब यहाँ पे तो इन्फ्लेशन की वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई। अब मुझे इसको क्या है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका जो जीडीपी आपने कैलकुलेट किया करंट प्राइस पे, ये करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया भैया, आपने किया ना? तो करंट प्राइस पे जो कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये तो नॉमिनल है, सिर्फ नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अब मुझे इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्कर कितने का था? वो 100 रुपए का था ना यहाँ पे, अभी 150 का है। मैंने 2 मार्कर प्रोड्यूस करे। अगर मैं इस रेट के हिसाब से देखूं, तो यहाँ पे मेरे 2 मार्कर इस रेट के हिसाब से 100 का था। तो 2 मार्कर मेरे कितने के? 100 का मानूं तो मेरा जीडीपी कितना रहना चाहिए? 200। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, बेस ईयर के हिसाब से। तो मेरा जो ये वाला जीडीपी है, अब मैंने इन्फ्लेशन को पिक्चर में ले लिया, तो ये वाला जीडीपी ये है मेरा रियल जीडीपी, जब मैंने इसको बेस के साथ एडजस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हो ना कि आपको इन्फ्लेशन की वजह से आपका जीडीपी 300 दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में आपने मार्कर तो 2 ही प्रोड्यूस किए, गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस कर रहे हो, वो इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा जीडीपी दिख रहा है। अब मेरा नॉमिनल जीडीपी जो करंट मार्केट प्राइस पे था, और जो मेरा रियल जीडीपी आ गया कांस्टेंट पे बेस के साथ। अब मेरे पास दोनों जीडीपी आ गए, नॉमिनल भी आ गया, रियल भी आ गया। किससे कंपेयर करके? इससे कंपेयर करके। अब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। आ गई ना 2 वैल्यू। अब निकालो जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। तो एनसीईआरटी में नॉमिनल जीडीपी को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया हुआ है और रियल को स्मॉल से। तो यहाँ पे नॉमिनल आपका कितना है? 300। और रियल कितना है आपका? 200। और आपको परसेंट में निकालना है, तो इंटू 100। इंटू 100 करोगे ना, तो आपका कितना आएगा? ये 0 से 0 कट गया, ये आपका आएगा 150। 150 आएगा, काट के देख लेना, 1.5 इंटू 100, 150 आएगा। ठीक है, तो 150 का मतलब क्या है?
50% इंक्रीज हो गया, 150 का मतलब 50% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो हुआ, ठीक है, जो आपकी 100 की थी वो चीज कितने की हो गई, 150 की हो गई। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखा रहा है, 150 मतलब 50% आपका क्या हो गया इसमें, आपका 50% आपका इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, 50% आपका क्या हो गया, इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपकी महंगाई दिखाता है, इससे नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। अब क्या होता है, अब होता क्या है, इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। हमें मतलब होता है रियल जीडीपी से, ये हमें निकालनी होती है। तब ऐसा नहीं होता कि, अब क्या होता है, सीएसओ ये दोनों डेटा निकालता है, जीडीपी भी और जीडीपी डिफ्लेटर भी। महंगाई भी, महंगाई तो कैसे निकल जाएगी आपका, हमने पढ़ा है महंगाई कैसे निकाल लेते हैं हम, सीपीआई यूज करके, तो उससे जीडीपी डिफ्लेटर पता चल जाता है। तो अब हमें चाहिए रियल जीडीपी। हमें रियल जीडीपी से मतलब होता है, नॉमिनल तो आपका इन्फ्लेशन वाली है, तो इस रियल जीडीपी निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। और ये जीडीपी कौन सी आपकी, नॉमिनल। इसका ये दोनों डेटा सीएसओ के पास होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, महंगाई का भी होता है, और आपका नॉमिनल तो करंट मार्केट प्राइस में पता चली जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर दिया तो मेरे को मेरी रियल जीडीपी मिल जाती है। इस तरह से आपका जीडीपी इन्फ्लेटर काम करता है, जीडीपी डिफ्लेटर काम करता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। किसी को कोई डाउट हो, हटा देते हैं इसको। ये देखिए, GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP. Real GDP is calculated as some constant set of prices of goods and services, जो हम बेस ईयर पे करते हैं. Basically, for calculating real GDP, the prices are adjusted with respect to the base year. The base year for GDP calculation is 2011-12. Nominal GDP is calculated at the current market price. ये हम देख चुके हैं. ये एग्जांपल है आपका GDP डिफ्लेटर के लिए. मैंने आपको मार्कर का दिया, यहाँ पे कार का एग्जांपल देके समझा रखा है. ठीक है, आगे चलते हैं इसी का एग्जांपल को. ये वही देखो, सेम एग्जांपल है, घर पे पढ़ लेना, समझ आ जाएगा. वही 150% ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो प्राइस आपकी 50% से इंक्रीज होगी. ओके, तो इससे आपको समझ आ, देखो क्या हो रहा है, आपकी जीडीपी यहाँ पे, अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में आपने देखा होगा, मार्कर वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, अगर आप समझो उसको. यहाँ पे आपके 3 मार्कर थे, आपकी जीडीपी 300 आ रही थी. यहाँ पे आपके 2 मार्कर थे, आपकी जीडीपी फिर भी 300 आ रही थी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. लेकिन जब मैंने उसको एडजस्ट किया इन्फ्लेशन के साथ, तो मेरी जीडीपी कितनी आई, 200 ही आई. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना, रियलिटी में आपकी जीडीपी डिक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ आप 3 मार्कर प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ आप 2 ही प्रोड्यूस कर रहे हो. लेकिन अगर मैं जीडीपी को वो नहीं करता एडजस्ट, तो मुझे तो लगता कि भाई मेरी जीडीपी सही है, स्लो डाउन होने के बाद भी सही है. लेकिन जब आपने इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया तो आपको पता चला आपकी जीडीपी डाउन हुई है. तो जीडीपी आपकी नेगेटिव में चली गई, 300 से 200 चले गए रियल के हिसाब से, ठीक है. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है नीचे, सबसे नीचे. So due to inflation, the prices increase by 50% or 1.5 times, but in real sense, the GDP declines. So GDP growth rate is negative. ठीक है, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे 3 लाख और 2 लाख वाला कंसेप्ट लिया, वहाँ पे 300 और 200 वाला. एक बार घर जाके देखना ये, ठीक है. मैंने शायद ये आपको इसके स्लाइड्स भेज दिए, नहीं भेजी तो मुझे बता दो, ठीक है. ये वही सेम एग्जांपल आपको समझाया गया है जीडीपी डिफ्लेटर. आगे चलते हैं.
प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी आपको ध्यान हो तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। वहां पे आपने टैक्सेस देखे और सब्सिडीज, हमने देखा था ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो प्लस करना है, इसको माइनस करना है तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। अभी फॉर्मूला देखा, ठीक है। अब ये जो आपके टैक्सेस होते हैं और ये जो आपकी सब्सिडीज होती है, दो तरह की होती है। ये जो टैक्सेस और सब्सिडीज होती हैं दो तरह की होती है। पहला होता है प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये वर्ड याद रखना, प्रोडक्शन। और दूसरी होती है प्रोडक्ट। पहली होती है प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज और दूसरी होती है प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। दो चीजें होती है, आप समझो बात को। आपका फॉर्मूला जो है, जो हमने देखा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज होती है, ये दो तरीके की होती है, प्रोडक्शन एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज प्रोडक्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है देख लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना, यहां से पहले इसका क्वेश्चन बनता है। पहला है प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम। It is often imposed even if the products are not produced. ठीक है, मैंने कोई जमीन ली, उस पर कुछ मैं नहीं कर रहा तो भी मुझे उस पर लैंड रेवेन्यू जो भी है, मतलब उस पर देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूड, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? प्रोफेशनल टैक्स, जो मैंने आपको बताया था, हम पे लगता था 2,000 रुपये। स्टैंप ड्यूटी, जब आप मकान वकान खरीदने जाते हो। लैंड रेवेन्यू, आपके पास लैंड है उस पर। प्रोडक्शन सब्सिडीज में क्या आता है? सब्सिडीज गिवन टू रेलवेज, input subsidies to farmers, subsidies to the village and small industries, administrative subsidies to corporation और cooperatives। अब समझो इसको बात को, ये एग्जांपल्स तो चलो याद कर रखो, नहीं रखो इतने काम पे नहीं है। होता क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने एक फार्मर को सब्सिडी दी कि भाई तेरे को मैं, मान लो उसको मैंने 10 आपके मान लो मैंने उसको 10 kg आपका फर्टिलाइजर दिया, उसमें सब्सिडी दी मैंने। अब वो 10 kg फर्टिलाइजर को यूज करके बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकता है, उस फर्टिलाइजर को नाले में बहा सकता है, उस फर्टिलाइजर से वो कम प्रोडक्शन कर सकता है, मुझे मतलब नहीं। मतलब ये प्रोडक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो मैंने एक लैंड खरीदी, उस पर मेरे को देना है, उसको स्टैंप ड्यूटी देनी है। अब उस लैंड को खरीद के मैं उस पर इंडस्ट्री चलाऊं, मैं उस पर कैसीनो चलाऊं, मैं उस पर कोचिंग सेंटर चलाऊं, वो डिपेंड करता है कि मैं उससे 1 करोड़ कमाऊं, मैं उससे 10 करोड़ कमाऊं, मैं उससे 1,000 करोड़ कमाऊं। प्रोडक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। आपको लैंड रेवेन्यू का जितना पार्ट है उस पर जितना स्टैंप ड्यूटी लगता है उतना देना है। उससे ये मतलब नहीं आप 1 करोड़ कमाओगे उस पर तो आपको ज्यादा देना है, 10 करोड़ कमाओगे, लैंड का जितना पार्ट है जितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है उतना देना है। ऐसे ही आपका, अगर मैंने रेलवे को दी सब्सिडी, जैसे मान लो मैंने रेलवे को बोला कि आपको 1 किलोमीटर पर किलोमीटर मैं डीजल में इतनी सब्सिडी दे रहा हूँ, पर किलोमीटर में डीजल में मान लो 10 रुपए की सब्सिडी दे रहा हूँ। अब रेलवे अपने कोच में 10 लोग बिठाए, 50 लोग बिठाए, जनरल में 1,000 लोग बिठाए, वो रेलवे की हेड है, खाली ले जाए। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं ये सब्सिडीज और टैक्सेस, ये इंडिपेंडेंट होती हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम के। समझ गए आप बात को? तो जो भी किसी भी चीज पे इम्पोज हो रही है, वहां पे प्रोडक्शन वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दिया, वो किसान उस फर्टिलाइजर से हो सकता है बहुत सारा प्रोड्यूस करे, ठीक है, 5 हेक्टेयर में प्रोड्यूस करे उसी फर्टिलाइजर, हो सकता है 1 हेक्टेयर में यूज करे, हो सकता है उस फर्टिलाइजर को ब्लैक कर दे आगे बेच दे, वो उसकी हेड है। ऐसा नहीं है कि उसने ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर दी तो मैं बोलूंगा कि मुझे तेरे को ज्यादा टैक्स दे, मैंने तेरे को फर्टिलाइजर सस्ते में दे दिया, नहीं।
या रेलवे वाला अगर एक के बजाय 10 लोग को ले जा रहा है तो मैं जाके बोलूंगा नहीं मैं तेरे को 10 रुपए की सब्सिडी दी है तो मेरे 10 रुपए वापस कर, नहीं, जितनी सब्सिडी दी है आपने दी, वो इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन वॉल्यूम पे, ध्यान रखना। अब प्रोफेशनल टैक्स हमारे यहाँ 2,500 लगता है एग्जीक्यूटिव का। अब कोई एग्जीक्यूटिव 50,000 कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, सब पे 250 है, ये 2,500 इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होती है आपकी कौन सी, प्रोडक्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाली सब्सिडी जो होती है दे आर इंडिपेंडेंट और प्रोडक्शन वॉल्यूम। सेकंड आती है आपकी प्रोडक्ट, सेकंड इज प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। अगर आप इसको देखोगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड ऑन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट पे रिसीव होती है। प्रोडक्ट टैक्सेस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। प्रोडक्ट सब्सिडीज इंक्लूड फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इंटरेस्ट सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स हाउसहोल्ड्स। देखो कैसे, अगर आपको एक पेन खरीदना है तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। जो 2 पेन खरीदोगे तो डबल टैक्स, 3 पेन खरीदोगे तो ट्रिपल टैक्स। अगर किसी एक पेन पे जीएसटी आपका 5% लगता है तो 2 खरीदोगे, पहले भी 5%, दूसरे 5%, तीसरे 5%। ऐसी एलपीजी सिलेंडर अगर आपने एक लिया तो आप पे उतनी सब्सिडी आपको मिलेगी, 2 लिए तो डबल सब्सिडी, 3 लिए ट्रिपल, 4 लिए 4। समझ गए आप बात को। ऐसे फूड ग्रेन से आपको 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी मिलता है। अगर आपने 1 केजी लिया तो 1 रुपए का, 2 केजी लिया तो 2 रुपए का। एक पे मान लो आपको 50 रुपए की सब्सिडी मिल रही है तो 2 पे 100 की, 3 पे 150 की। यहाँ पे आपका पर यूनिट होता है। तो प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज वो होती है जो पर यूनिट काम करती है, जो आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होती है। अगर आप एक पेन खरीदोगे उतना टैक्स, 2 खरीदोगे डबल टैक्स, 3 खरीदोगे ट्रिपल टैक्स। अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलाया उस पर उतना टैक्स, 2 लीटर डलवाया डबल टैक्स, 3 लीटर डलवाया। या फिर आपने प्रोडक्ट सब्सिडीज, आपको पेट्रोल में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट या डीजल में सब्सिडी देती है, वो आपका पर लीटर होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड करती है उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट सब्सिडीज और प्रोडक्ट टैक्सेस। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है क्योंकि ये आगे हम फॉर्मूले में दोनों चीजें काम आएंगी। तो आपको क्या याद रखना है, पेपर में इतना ही पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा कि प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज आर, ऑप्शन दे देगा डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम, एक तो एग्जांपल दे देगा। ठीक है, हाँ, अब इनसे ही आपके फॉर्मूला ड्राइव होंगे ये। अब आप, अभी तक हम सिर्फ फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे थे और मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे। अब एक नई चीज और आ गई, बेसिक प्राइस। अब कैसे निकलता है, देखो, फैक्टर कॉस्ट है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज हम करते थे तो मार्केट प्राइस आता था, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। लेकिन अब ये 2 स्टेप में जाएगा। पहले क्या है, फैक्टर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन टैक्स प्लस करो, ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन कौन सा, प्रोडक्शन टैक्स, और उसमें से प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस कर दो तो आपको मिलेगा बेसिक प्राइस। ये नई चीज आई है अभी, जीडीपी में पहले ये नई चीज नहीं थी, अभी ये नई चीज आई है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज में सबको इंक्लूड करके रखते थे इकट्ठा, अब अलग है, ये आएगी बेसिक प्राइस। ठीक है, अब इस बेसिक प्राइस में देखो, पहले हम इससे डायरेक्ट इस पे जा रहे थे, अब ऐसे नहीं होगा। अब क्या होगा, पहले फैक्टर कॉस्ट से बेसिक पे जाओगे, फिर बेसिक से इस पे जाओगे। अब बेसिक प्राइस में आप प्रोडक्ट टैक्स प्लस करो और प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। तो पहले जो आप ये डायरेक्टली जा रहे थे ऐसे, अब आप डायरेक्टली नहीं जाओगे, आप फैक्टर से जाओगे बेसिक पे और बेसिक से जाओगे मार्केट। पहले इनका डिवीजन अलग अलग नहीं था, पहले इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। अब हमने प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में चेंज, उनको कन्वर्ट कर दिया, सीएसओ ने ये नया रिफॉर्म लाया। तो अब 2 तरह के टैक्सेस हो गए, 2 तरह की सब्सिडीज हो गई, इसलिए अब 2 स्टेप में आप पहुंचोगे। ओके,
Thus, it is clear that market price includes both product tax as well as production tax, while exclude both product and production subsidies. Exclude मतलब माइनस है. तो आज के लिए इतना ही. इसमें कोई डाउट है? यू कैन आस्क. कोई डाउट है? यू कैन आस्क.